हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 2-3 दिन जो है वीडियो शूट नहीं हो पाया, उसके लिए बहुत खेद है हमें। तो आज से फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में मेंडल की सफलता के कारण और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक इतना जो है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अब जो आता है रेसिप्रोकल क्रॉस, या फिर उससे 2-3 नामों से और जानते हैं, उसको भी जानते रहिए। मतलब उसी का हिंदी नाम है, अंग्रेजी में रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है अन्योन्यता संकरण। ठीक, यूपी बोर्ड में हिंदी में ही पूछता है क्वेश्चन। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि यही रेसिप्रोकल जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसी को हिंदी में लिख देगा। ऐसे ही रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं हिंदी में, तो रेसिप्रोकल क्रॉस को भी 3 नामों से जानते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम संकरण या फिर अन्योन्यता संक्रमण। ओके, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस का प्रयोग किया। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है, मतलब रेसिप्रोकल के अंतर्गत क्या होता है, मेंडल ने एक लंबे तने वाले पादप के परागकण को एक बौने तने वाले पादप के स्टिग्मा पर स्थानांतरित किया। ठीक, तथा एक बौने तने वाले पादप के परागकण को एक लंबे तने वाले पादप के स्टिग्मा पर स्थानांतरित किया और स्थानांतरित करने के बाद उनका अध्ययन किया। ठीक, उसके बाद मेंडल ने देखा कि इन संकरणों के पश्चात भी F1, F2, F3 पीढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब लंबे तने वाले पादप यथावत रहते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। अतः इससे सिद्ध हुआ कि लक्षणों की वंशागत पर सेक्सुअलिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, ये तो था जो है लॉन्ग, मतलब अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर से में आ जाए, उसके बाद लिखना, और उससे भी आसान, मतलब उससे भी छोटा देखना चाहते हैं, और उससे छोटा भी मतलब डिफिनीशन है, उसको देख लीजिए। देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक, देखिए इसमें मेंडल ने पेरेंटल यानी जनकीय पौधे के बीच मेल व फीमेल गैमेट अर्थात पोलन ग्रेन्स एवं ओव्यूल के स्रोतों को बदल दिया जाता है। ठीक, इसे ही रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। ओके, उसके बाद फिर आइए देखते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आधुनिकीकरण। ओके, तो आइए इसमें जो है आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे गैमेट बनते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप माइंड को कंसंट्रेट और आँख कान मुंह तीनों खोल कर रखना, मुंह को बंद करके रखना वरना मक्खी घुस जाएगी। ओके, तो देखिए, आइए देखते हैं इसे, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आधुनिकीकरण। ओके, आइए देखते हैं इसे। मेंडल ने लंबे पौधों को कैपिटल टी से और छोटे पौधों को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया था। ओके, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने उसको मतलब बदल करके कैपिटल टी और स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल डी और स्मॉल डी का प्रयोग किया। ओके ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए ये है एक कैपिटल डी मतलब एक मेल लंबे तने वाला पौधा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए स्मॉल डी फीमेल बौने तने वाला पौधा। ओके, इस कैपिटल डी या फिर जो है लंबे तने वाले पौधे को होमोजाइगस डोमिनेंस
और फीमेल बौने तने वाले पादप को होमोजाइगस रिसेसिव कहते हैं। ठीक, सीधे सीधे कहते हैं कि जहाँ पर कैपिटल डी रहेगा, जहाँ पर कैपिटल डी का प्रयोग हुआ रहेगा, वहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। वहाँ पर वो डोमिनेंट होगा। ठीक, मतलब बड़ा जीन होगा। और जहाँ पर स्मॉल डी का प्रयोग किया गया होगा वो रेसेसिव होगा। ओके, रेसेसिव और डोमिनेंट आपको हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए, एक लंबा पौधा मेल और एक बौना पौधा फीमेल, ठीक, दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ से एक गैमेट निकलेगा, यानी पॉलन ग्रेन्स निकलेगा। ठीक, लंबे पौधे का पॉलन ग्रेन्स, ठीक, उसके बाद बौने पादप का ओव्यूल, दोनों को क्रॉस कराया जाता है। उसके बाद क्या बनता है, हेट्रोजाइगस टाल। ठीक, हेट्रोजाइगस लंबा पौधा बनता है। ओके, देखिए, जब होमोजाइगस डोमिनेंस यानी एक लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के बाद जो पौधा उत्पन्न होता है या फिर ग्रो करता है वह लंबे तने वाला पौधा ग्रो करता है। ओके, और इसे F1 जनरेशन कहते हैं। किसे, जब मेल लंबे पौधे का फीमेल बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसके बाद, उसके क्रॉस कराने के बाद उसका F1 जनरेशन में जो होता है सभी पौधे लंबे होते हैं। ओके, उसके बाद जब इस डोमिनेंट लंबे पौधे का सेल्फिंग यानी सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तो उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर देखिए, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। सेल्फिंग का मतलब क्या है, स्वपरागण। ठीक, जब इस हेट्रोजाइगस लंबे पौधे में सेल्फिंग कराया जाता है उसके बाद फिर देखिए गैमेट मतलब कितने लंबे पौधे बनते हैं और कितने बौने पौधे बनते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक, इसी का सेल्फिंग हुआ है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। सेल्फिंग मतलब आप सोचेंगे सर जो यहाँ पर तो एक ही बार लिखा गया है, यहाँ पर दो दो बार कहाँ से आ गया। अरे बच्चा, सेल्फिंग मतलब एक बार लिखा गया, इसका मतलब थोड़ी है एक ही पौधा रहा होगा, कई पौधे होते हैं। ठीक, तो जब इसमें हेट्रोजाइगस टाल प्लांट में सेल्फिंग कराया जाता है या फिर स्वपरागण कराया जाता है तो देखिए यहाँ पर गैमेट कैसे बनते हैं। देखिए, डी यहाँ का एक गैमेट, ठीक, और ये इसका जो है इसके साथ क्रॉस होगा। ठीक, कैपिटल डी, देखिए कैपिटल डी और कैपिटल डी डोमिनेंस। ठीक, कैपिटल डी। ओके, उसके बाद कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। ठीक, उसके बाद वैसे ही इसका भी गैमेट बनाएंगे। देखिए, स्मॉल डी का क्रॉस होगा कैपिटल डी के साथ। ठीक, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी बनेगा। ठीक, फिर इस स्मॉल डी का इस स्मॉल डी के साथ, मतलब इस स्मॉल डी को इस स्मॉल डी से जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, स्मॉल डी। ठीक, और स्मॉल डी से क्या होता है, रेसेसिव यानी छोटा पौधा बनेगा। ठीक, और ये जो है कैपिटल डी स्मॉल डी है, ये जो है डोमिनेंस है। देखिए, ये जो कैपिटल डी है ये छोटे स्मॉल डी को दबा देगा, मतलब कैपिटल डी जो है डोमिनेंस है, प्रभावी है, और स्मॉल डी जो है रेसेसिव है। ठीक, तो यह डोमिनेंस है। ये भी टाल पौधा टाल प्लांट बनेगा और ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। ठीक, और ये जो है शॉर्ट या डिवार्फ प्लांट बनेगा, बौना पौधा बनेगा। ठीक,
और इसको कहते हैं F2 जनरेशन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जब एक लंबे तने वाले पौधे का एक बौने तने वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसके F1 जनरेशन में सभी के सभी हेट्रोजाइगस लंबे पौधे ग्रो करते हैं। ओके, उसके बाद जब इसमें सेल्फिंग कराया जाता है, किसमें? हेट्रोजाइगस टाल यानी हेट्रोजाइगस लंबे पौधे में जब सेल्फिंग कराया जाता है तो उसके बाद उसमें 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधे ग्रो होते हैं। ठीक, और इसे कहते हैं F2 जनरेशन। जब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टाल प्लांट का सेल्फिंग स्वपरागण कराया जाएगा तो उसके F2 जनरेशन में जो है 3:1 के अनुपात में लंबा पौधा और बौना पौधा ग्रो करेगा। ओके, देखिए यहाँ पर एक कैपिटल डी जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब प्योर टाल प्लांट है। ओके, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक, यह जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब इसमें दो गैमेट हैं, एक छोटे पौधे का गैमेट है, एक बड़े पौधे का गैमेट है। ठीक, और बड़े पौधे का गैमेट जो है छोटे पौधे के गैमेट को दबा दे रहा है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए वही हाल यहाँ पर भी है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये दोनों पौधे जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ओके, बौने पौधे हैं। ठीक, तो इसमें देखिए जब एक लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसके F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे होते हैं। ठीक, उसके बाद जब सभी F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराया जाता है, सेल्फिंग कराने के बाद F2 जनरेशन में 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधे प्राप्त होते हैं। ओके, 3:1 का अनुपात, सपोज दैट कि जो है F1 जनरेशन में जो सेल्फिंग कराया गया वो जो है 4 पौधों के साथ कराया गया। ठीक, 4 पौधों के बीच क्रॉस कराया गया तो उसमें से क्या होगा, 3 पौधे F2 जनरेशन में लंबे होंगे और एक पौधा जो होगा वह बौना होगा। इसका मतलब है कि जब एक लंबे और एक बौने पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी के सभी हेट्रोजाइगस लंबे पौधे ग्रो करते हैं। ठीक, उसके बाद जब हेट्रोजाइगस लंबे पौधे का सेल्फिंग कराया जाता है तो उससे जो है F2 जनरेशन में 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, सपोज दैट 3:1 के अनुपात में आप समझ नहीं रहे होंगे। सपोज दैट F2 जनरेशन में 4 पौधे, मतलब 4 पौधे ग्रो किए तो उसमें से 3 पौधे ऐसे होंगे जो लंबे होंगे और एक पौधा ऐसा होगा जो बौना होगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये 3 पौधे जो हैं लंबे हैं, एक पौधा जो है बौना है। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि जब एक लंबे पौधे का क्रॉस एक बौने पौधे से कराया जाता है तो उसका F2 जनरेशन में उनमें किस अनुपात में पौधे ग्रो करेंगे। F2 जनरेशन में 3 पौधे ऐसे हैं जो लंबे हैं। ठीक, और एक पौधा ऐसा है जो नाटा है या बौना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 1 2 3। 3 पौधे ऐसे हैं जो लंबे हैं और एक पौधा ऐसा है जो बौना है या डिवार्फ है। फेनोटाइप रेशियो, अगर कोई पूछे एक होमोजाइगस लंबे पौधे का एक होमोजाइगस बौने पौधे के साथ क्रॉस करा दिया जाए तो
उसका F2 जनरेशन में उसके फेनोटाइप का रेशियो या फिर फेनोटाइप का अनुपात क्या होगा, तो आपको आंसर देना है 3:1 का। ठीक, कि F2 जनरेशन में 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधे ग्रो करेंगे। ठीक, फेनोटाइप अगर पूछे तो, फेनोटाइप रेशियो पूछे तो ये आपको जवाब देना है। ओके, उसके बाद फिर देखिए, और उसके बाद अगर कोई पूछे जीनोटाइप रेशियो, तो आपको बताना है 1:2:1। ठीक, अगर फेनोटाइप रेशियो पूछे, अगर F2 जनरेशन का फेनोटाइप रेशियो पूछे तो 3:1 का अनुपात, और जीनोटाइप रेशियो पूछे तो 1:2:1 का अनुपात। जीनोटाइप रेशियो का मतलब क्या है कि वो जीन के आधार पर पूछेगा। ठीक, जीन के आधार पर देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये है कैपिटल डी। ठीक, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक, उसके बाद ये दोनों देख लीजिए, ये हेट्रोजाइगस है, मतलब मिक्स है, और ये दोनों जो हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब इनमें अगर सेल्फिंग कराया जाएगा तो ये 3 जनरेशन में भी फिर से 3:1 का रेशियो लाएंगे। ठीक, जैसे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में सेल्फिंग कराएंगे तो फिर अगले पीढ़ी में फिर से 3:1 का रेशियो लाएंगे। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि जीनोटाइप जो है F2 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो देखिए कैपिटल डी मतलब प्योर होमोजाइगस डोमिनेंस। ठीक, प्योर है, मतलब अगर इसमें सेल्फिंग कराएंगे तो सबके सब लंबे पौधे ही ग्रो करेंगे, ना कि बौना पौधा। ओके, उसके बाद इसमें देखिए 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक, इन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में अगर फिर से सेल्फिंग कराएंगे तो आपको फिर से 3:1 का रेशियो मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्योर होमोजाइगस रिसेसिव, अगर इसमें सेल्फिंग कराएंगे तो आपको प्योर बौने या फिर नाटे पौधे आपको मिलेंगे। ठीक, तो अगर आपको आपसे कोई पूछे कि एक होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के बीच क्रॉस कराया जाए, या फिर ऐसे कह दे कि एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच क्रॉस करा दिया जाए, तो F2 जनरेशन में उसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो F2 जनरेशन में आपको आंसर देना है कि 1:2:1 के अनुपात में। ओके, देखिए एक जो है होमोजाइगस डोमिनेंट पौधा है, यानी एक होमोजाइगस डोमिनेंट टाल पौधा है, मतलब यह प्योर लंबा पौधा है। ओके, और उसके बाद 2 जो हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टाल पौधे हैं। ओके, और एक है होमोजाइगस रेसेसिव डिवार्फ या फिर बौना पौधा। तो अगर जीनोटाइप रेशियो कोई पूछे तो 1:2:1 के अनुपात में। ठीक, उसके बाद देखिए पुनेट चौखाना। ठीक, इसमें इसको देख लीजिए, इससे भी जो है फेनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकलते हैं। ठीक, पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक, तो देखिए ऊपर की तरफ जो है फीमेल को रखेंगे और नीचे की तरफ मेल को रखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर जहाँ सेल्फिंग कराया गया था, सेल्फिंग में देखिए ए है फीमेल, फीमेल को ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर मेल को जो है यहाँ पर नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अब आइए जोड़ते हैं इसे। देखिए डी और डी जुड़ेगा तो कैपिटल डी। ओके, उसके बाद फिर देखिए कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों साथ में जुड़ेंगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक, उसके बाद इससे स्मॉल डी कैपिटल डी से जुड़ेगा तो कैपिटल डी और स्मॉल डी। ठीक, और स्मॉल डी से जुड़ेगा तो स्मॉल डी। ठीक, यानी इसका फेनोटाइप मतलब बाहरी रूपरेखा। ठीक, बाहरी रूपरेखा को देखकर अध्ययन करना
फेनोटाइप कहलाता है। ठीक, तो देखिए फेनोटाइप रेशियो में क्या आता है कि कितने लंबे पौधे हैं, कितने बौने पौधे हैं। ठीक, तो लंबा पौधा, लंबा पौधा, लंबा पौधा, तीन लंबे पौधे और एक बौना पौधा। फेनोटाइप रेशियो कितना आया? 3:1। ओके, उसके बाद इसका जीनोटाइप रेशियो, जीन के आधार पर इसका रेशियो देखिए। ठीक, तो जीन के आधार पर देखिए ये जो है प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक, तो होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब यह जो है प्योर लंबा पौधा है। ठीक, तो इसका एक जो है प्योर लंबा पौधा है तो एक लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दो जो है प्योर लंबे पौधे नहीं है। ठीक, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टाल प्लांट है, तो ये जो है प्योर नहीं है। ये दोनों गैमेट को 2 लिखेंगे, मतलब मिक्स हैं, मतलब इसमें जो है डोमिनेंट जीन और रेसेसिव दोनों मिक्स हैं। अगर इसमें सेल्फिंग कराया जाएगा तो 3:1 के अनुपात में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक, तो यहाँ हमको प्योर देखना है, जीनोटाइप का अनुपात देखना है। तो प्योर लंबा पौधा कितना है? 1, और हेट्रोजाइगस लंबा पौधा कितना है? 2, और प्योर रेसेसिव यानी प्योर नाटा पौधा कितना है? 1। ठीक, 2-3 बार हम जो है इसको बता चुके हैं, और इतनी बार में भी ना समझ में आए तो भाई दिक्कत की बात है, या तो आप में दिक्कत है या तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोमिनेंट और रेसेसिव आपको हम बता चुके हैं पहले, इसके लिए आप इसको लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटल डी जो होता है वह हमेशा लंबे पौधे के लिए प्रयोग किया जाता है, और स्मॉल डी जो होता है हमेशा छोटे पौधे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, और जहाँ पर डबल डी आ जाए मतलब प्योर लंबा पौधा है, उसमें किसी प्रकार का क्रॉस नहीं है। ठीक, और जहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी आ जाए वहाँ पर भी लंबा पौधा ही होगा, लेकिन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट होगा। ओके, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट का मतलब अगर इसमें सेल्फिंग करा दिया जाएगा तो उसमें रिजल्ट 3:1 के अनुपात में आ जाएगा, मतलब कि 3 पौधे जो होंगे लंबे होंगे और 1 पौधा बौना होगा, क्योंकि इसमें दोनों जीन है ना, एक लंबे पौधे का जीन भी है और एक बौने पौधे का जीन भी है। ठीक, जब सेल्फिंग कराएंगे तो अगली पीढ़ी में बौने पौधे का जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी ग्रो करेगा, यानी दिखाएगा। ओके, तो आइए अब उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है मेंडल की अवधारणाएं। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 1 है अनुवांशिकी के कारक। ओके, अनुवांशिकी के कारक। ओके, नंबर 1 अनुवांशिकी के कारक, इसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो इसमें देखिए जीवों के अनुवांशिक लक्षणों का विकास एक ऐसी सूक्ष्म संरचनाओं से होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैमेट के द्वारा जाती रहती हैं। ओके, मेंडल ने लक्षणों के वंशागत के लिए जिम्मेदार इन इकाइयों को फैक्टर कहा। ओके, आपको हम पीछे बता चुके हैं मेंडल ने ही जीन को ही फैक्टर कहा था। ठीक, फैक्ट मतलब जीन जो है, जीन शब्द मेंडल ने नहीं दिया, जीन को ही मेंडल ने फैक्टर कहा था, कारक कहा था। ओके, मेंडल ने F2 पीढ़ी में प्राप्त अनुवांशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों के मध्य 3:1 का निष्कर्ष निकाला कि जीव शरीर में प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण के लिए 2 इकाई या 2 फैक्टर होते हैं।
परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जीव द्वारा उत्पन्न गैमेटों में सभी लक्षणों के लिए एक एक कारक होते हैं। जंतुओं में गैमेट शुक्राणु एवं अंडाणु होते हैं, ओके। और पादपों में इन गैमेट्स को नर युग्मक या फिर मेल गैमेट और मादा को अंडकोशिका या फिर एग सेल कहते हैं, ओके। उसके बाद फिर आता है नंबर 2, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ठीक, प्रभावी और अप्रभावी, इसको जो है हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक। अगर आप चाहते हैं तो फिर से थोड़ा कुछ बता दे रहे हैं। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण के लिए 2 तुलनात्मक रूप होते हैं, जिसमें एक प्रभावी यानी एक डोमिनेंस होता है और एक अप्रभावी या रेसेसिव होता है, ओके। डोमिनेंस जो होता है F1 जनरेशन में रेसेसिव को दबा देता है, अतः F1 पीढ़ी या फिर F1 जनरेशन में दोनों डोमिनेंस और रेसेसिव दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, और F1 जनरेशन में केवल प्रभावी जीन ही लक्षणा प्रारूप यानी फेनोटाइप प्रकट करता है, और रेसेसिव का फेनोटाइप जो है F1 जनरेशन में नहीं प्रकट होता। यानी कहने का मतलब है कि F1 जनरेशन में जो है प्रभावी डोमिनेंस जो होता है वह F1 जनरेशन में अपना फेनोटाइप एक्सप्रेस करता है, और रेसेसिव जो होता है वह F1 जनरेशन में अपने फेनोटाइप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि डोमिनेंस जो होता है वह रेसेसिव को दबा देता है F1 जनरेशन में, ओके। उसके बाद आता है नंबर 3, सिग्रीगेशन, पृथक्करण, ठीक। नंबर 3 है सिग्रीगेशन, ओके, या इसे हिंदी में कहते हैं पृथक्करण। तो आइए इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। सिग्रीगेशन यानी पृथक्करण में क्या होता है। यद्यपि संकर सदस्यों में रेसेसिव कैरेक्टर जो होता है वह एक्सप्रेस नहीं होता है, या फिर रेसेसिव का विकास नहीं होता, परंतु इसका फैक्टर जो होता है डोमिनेंट फैक्टर के साथ साथ रहता है, और रेसेसिव कैरेक्टर जो होता है वह अपनी शुद्धता को बनाए रखता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यह संकर सदस्यों में जो है रेसेसिव विकास नहीं कर पाता, यानी डोमिनेंस जो होता है रेसेसिव को दबा देता है। उसके बावजूद भी रेसेसिव जो होता है रेसेसिव कैरेक्टर वह डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ साथ रहते हुए अपनी शुद्धता को बनाए रखता है। मतलब उसके शुद्धता में यानी रेसेसिव कैरेक्टर में कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और जब दोनों फैक्टर या फिर दोनों कारक अलग अलग होते हैं तब रेसेसिव कैरेक्टर जो होता है वह अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ओके। और मेंडल ने F2 जनरेशन में कुछ पादपों में बौने तने के लक्षण को प्रकट होते हुए देखकर यह निष्कर्ष निकाला, ओके। हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पर देखिए सेल्फिंग में मतलब जब 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तब तो रेसेसिव जो होता है वह अपने आप को विकसित या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक। वह दबा रहता है। डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वह रेसेसिव को दबाए रखता है। लेकिन जब F2 जनरेशन आता है तो F2 जनरेशन में मेंडल ने देखा कि ये जो
रेसेसिव कैरेक्टर है वह F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी प्रकट करता है। ओके, मेंडल ने स्पष्ट किया कि F1 जनरेशन में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं उसमें से आधे यानी 50% लंबे पौधे और शेष 50% बौने तने का कारक चला जाता है या बौने तने का फैक्टर चला जाता है। ओके, इनसे बने पादप किन से? F1 जनरेशन के पादप से जो सीड बनते हैं, F1 देखिए F1 जनरेशन के पादप से जो सीड बनते हैं उसमें 50% सॉरी 1/4 यानी 25% लंबे तने वाले पादप बनते हैं और 25% जो होते हैं वह बौने तने वाले पादप बनते हैं और 50% जो होता है उसमें लंबे और बौने पादप दोनों के जीन होते हैं, यानी दोनों के कारक उपस्थित होते हैं। ओके, जैसा कि उन्होंने F3 जनरेशन में देखा। ओके, इस प्रकार F2 पीढ़ी के सदस्यों के लक्षण F1 पीढ़ी के सदस्यों में उपस्थित कारकों या फिर फैक्टर के सिग्रीगेशन या पृथक्करण पर आधारित है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अगले लेक्चर में बताने का या फिर समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।